हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम यूपी जेईई कप 2022 ग्रुप E2 में फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए जो आज की क्लास उसको शुरू कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे कि आने वाली सभी अपडेट जो है वो आपको तुरंत देखने को मिल सके। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा, एंगल क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है वो हमारा पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये जो है हमको दिया गया है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ब्रैकेट में माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए जो है हमने लिख लिया है बराबर 0। ठीक है, चलिए तो हमें देखिए, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो एक चीज आपने पढ़ा होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। इसके अलावा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता है। अगर हम यहाँ पर दोनों साइड में, अगर हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हमें मिल जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, ये बेसिक चीज जो है आपने थ्योरी क्लास में पढ़ी होंगी। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर लिख देंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ब्रैकेट में माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बाद जो है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, वो है यहाँ पे माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। अब जो है हम यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, 2ab साइन थीटा हो जाएगा बराबर 0। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 0। और देखिए साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, ये होती है जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री, या फिर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। 180 का मतलब क्या होता है, पाई होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। उससे पहले अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया कि यदि बल का मात्रक इतना है, ठीक है, लंबाई का इतना है और समय का इतना है तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर बल का विमीय सूत्र लिखना होगा, यम यल टी माइनस 2 होता है। अब यहां से जो है हम यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक निकाल लेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा f बटे नीचे l टी की पावर माइनस 2। टी की पावर 2 को मिलाएंगे ऊपर ही हो जाएगा l, सॉरी ये आपका हो जाएगा f। इसको हमें यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, हम यहाँ पर इसको मिटाते हैं और ये जो है वो हमारा हो जाएगा, हम इसको फिर से लिख लेंगे सही से। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे बल का विमीय सूत्र यम यल टी माइनस 2। यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा, f बटे यल टी माइनस 2 हो जाएगा। टी माइनस 2 को ऊपर लाएंगे, f टी की पावर 2 बटे l हो जाएगा। अब जो है आप यहाँ पर वैल्यू को रखते जाइए। f क्या दिया गया है, 1 किलो न्यूटन दिया गया है। 1 किलो हो जाएगा 1000 न्यूटन। ठीक है, 1000 न्यूटन हो जाएगा गुड़े टी स्क्वायर, समय का क्या है 100 सेकेंड दिया गया है, 100 गुड़े 100। ठीक है, नीचे क्या है एल, एल है लंबाई और लंबाई जो है वो दिया गया है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। 1000 से 1000 कट जाएगा, नीचे बचेगा 10 की पावर 4। ठीक है, नीचे आ चुका है 10 की पावर 4। हम इसको क्या लिख सकते हैं, और देखिए जो आपका यहाँ पर द्रव्यमान होता है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है केजी होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, केजी होता है द्रव्यमान का। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे आंसर आ चुका है 10 टू पावर 4 केजी। अब इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं
तो यहाँ पे है 10⁻³ kg लिखा गया है, यहाँ पे केवल 1 kg लिखा गया है। यहाँ पे जो है वो लिखा गया है 1 2 3, यहाँ पर लिखा गया है 10⁻³ लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपका 10⁻4 लिखा गया, ठीक है। 10⁻4 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। 10⁻4 जो है वो यहाँ पर दिया गया, यही जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा केजी में जो है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। h मीटर ऊंचाई वाले एक टावर के शीर्ष से एक गेंद छोड़ी जाती है। एक गेंद जो है वो यहाँ पर h मीटर की हाइट के एक टावर से छोड़ी जा रही है, और जब भी किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाता है, ड्रॉप किया जाता है, उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0 होता है। इसे जमीन तक पहुंचने में t सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। तो देखिए जमीन तक पहुंचने में जो है इसको t सेकेंड का समय लग रहा है, तो हमारे पास गति की समीकरण कौन सी है? h बराबर ut प्लस 1/2 gt² हमारे पास समीकरण होती है, ठीक है। इसका प्रारंभिक वेग क्या? इसका प्रारंभिक वेग है 0, तो ये आपको हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 प्लस 1/2 gt² हो जाएगा। h बराबर जो है 1/2 g कैपिटल T² हमने लिख लिया, क्योंकि जो है यहाँ पर क्वेश्चन में कैपिटल T दिया गया है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया h बराबर 1/2 gt², ठीक है। तो ये जो है हमारी पूरी ऊंचाई जो है 1/2 gt² है। अब इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि t, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर t/3 सेकेंड पर, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि t/3 सेकेंड पर गेंद की जमीन से स्थिति क्या होगी, मतलब जो आपका यहाँ पर गेंद है वो आपका t/3 सेकेंड पे, ठीक है, जमीन से कितनी ऊंचाई पे होगा, ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने यहाँ माना कि ये जो है आपका h t/3 ऊंचाई पे जो है इसका जमीन से इसका, ठीक है, स्थिति क्या होगा, ये आपका कितनी ऊंचाई पे होगा। तो इसके लिए जो है एक बार हम यहाँ पे फिर से फार्मूला लगाएंगे, h बराबर 1/2 g, और t² की जगह जो है वो हम लिख देंगे t/3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा t²/9, ठीक है। तो ये बेसिकली लिखा गया है 1/2 gt² गुणे 1/9 लिखा गया है, और 1/2 gt² क्या वो है h, ये वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी h/9, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि h/9 ऊंचाई पे होगा, ठीक है। तो गेंद की जमीन से स्थिति क्या होगी, तो टोटल जो आपकी ऊंचाई है वो है h, और ये जो है आपका h/9 ऊंचाई पे है, तो क्या आ जाएगा आपका हो जाएगा 9h माइनस h/9। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8h/9, ठीक है। 8h/9 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है, तो आपको प्रारंभिक वेग लेना है 0, इसके बाद h बराबर ut प्लस 1/2 gt² जो आपका इक्वेशन उसका इस्तेमाल करना है, तो आपको मिल जाएगा h बराबर 1/2 gt² मिल जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये आपका हो चुका है, 1 हो चुका है। उसके बाद क्या है कि t/3 सेकेंड पे क्या हाइट होगी उसको आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। तो ये जो है वो आपका तो ये जो है वो आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है h/9, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको स्मॉल h लिख देते हैं। t/3 सेकेंड पे जो है माना कि ये जो है आपका स्मॉल h ऊंचाई पे होगा, ठीक है, स्मॉल h ऊंचाई पे होगा। तो हमें जो है हमें यहाँ पर स्मॉल h बराबर जो है वो हमको मिल जाएगा h/9, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दस किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, तो देखिए, और 1 सेकंड के 10वें हिस्से के भीतर जमीन पर रुक जाता है, अंतः क्रिया बल क्या है, ठीक है। अब देखिए कोई चीज जो है वो यहाँ पर ऊपर से गिर रही है, तो v² बराबर क्या होता है u² प्लस 2gh होता है। ऊपर से किसी चीज को जो है वो यहाँ पर गिराया गया है, उसका प्रारंभिक वेग हम यहाँ पर 0 ले लेंगे प्लस 2gh, v² बराबर यहाँ होता है, ठीक है, v² बराबर u² प्लस 2gh होता है। तो यहाँ से हमें v² बराबर क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2gh, v बराबर क्या मिल जाएगा √2gh। चलिए हम इसका रखेंगे, वैल्यू रखेंगे 2g की वैल्यू 10 दी गई, h क्या है, h है ऊंचाई, 5 दिया गया है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है, और 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 10, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड जो है हमें यहाँ पर अंतिम वेग हमको यहाँ पर मिल चुका है। अब इसके बाद जो है वो हमें यहाँ पर फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, बराबर m × a होता है,
और हमें पता है कि ए बराबर क्या होता है, वी बटे टी होता है, तो हम इसको लिख लेंगे एम वी बटे टी। ठीक है, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम वी बटे टी हो जाएगा। एम का क्या वैल्यू दिया गया है, 10 किलोग्राम है। वी कितना दिया गया है, वी हमने निकाला है 10 मीटर पर सेकेंड। टी क्या है, 1 सेकेंड के 10वें हिस्से यानी कि 1/10। कहने का मतलब कि हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1000 न्यूटन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम करते हैं अगला क्वेश्चन। दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल, ठीक है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कोई यहाँ पर पिंड रखा गया है और ये किसी सतह के ऊपर जो है वो यहाँ पर रखा गया है। ये किसी सतह के ऊपर रखा गया, तो इसके ऊपर लगने वाला यहाँ पर घर्षण बल है। ठीक है, यहाँ पर दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल जो है वो यहाँ पर किस पर निर्भर नहीं करेगा। चलिए तो देखिए क्या है कि माना कि हमने यहाँ पर फोर्स F लगाया है। ठीक है, ऊपर जो है इसके यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगेगा, इसका रिएक्शन फोर्स लगेगा, नीचे जो है वो आपका फोर्स mg लगेगा और इनके बीच का घर्षण बल जो है वो आपका यहाँ पर Fs लगेगा। ठीक है, तो Fs बराबर क्या होता है, आपका होता है म्यू इंटू आर होता है और चूंकि R बराबर जो है वो आपका क्या होता है mg होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे R बराबर क्या होता है mg होता है, तो F स्टैटिक बराबर क्या हो जाएगा, म्यू mg हो जाएगा। ये जो है हमारा फार्मूला होता है। चलिए इसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल उनकी सतह की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। मतलब जो आपके यहाँ पर सतह है वो कितना ज्यादा यहाँ पर रफ है, खुरदुरा है कि बिल्कुल स्मूथ है, चिकना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपका सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद जो आपके यहाँ पर दोनों सतहें हैं इनका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल पर भी जो है वो यहाँ पर डिपेंड करता है। अगला है आपका वस्तु के द्रव्यमान। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक होगा तो उसका घर्षण बल भी जो है वो यहाँ पर अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि ये वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल सतह की प्रकृति, संपर्क क्षेत्रफल और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक गोली एक तख्ते को भेदने के बाद वेग का 1/20वां हिस्सा खो देती है। गोली को रोकने के लिए कितने तख्तों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक बुलेट है और इसने किसी टुकड़े को जो है इसने यहाँ पर टारगेट किया है। ठीक है, और इसने टारगेट करने के बाद जो है ये अपने वेग का 1/20वां हिस्सा जो है उसे यहाँ पर गवा देती है। तो इसका प्रारंभिक वेग जो है वो हमने यहाँ पर 0 लिया है और इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, इसका अंतिम वेग हो जाएगा u माइनस u/20, क्योंकि जो है ये अपना 1/20वां हिस्सा जो है वो यहाँ पर खो दे रही है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 20u माइनस u/20, 19u मिल जाएगा। तो इसका अंतिम वेग जो है वो आपका हो जाएगा 19u/20। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारे पास गति की समीकरण होती है v² बराबर u² प्लस 2as होता है। v की वैल्यू क्या है, 19u/20 का हम कर देंगे होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u² प्लस 2as हो जाएगा। 19 गुणे 19 कितना होता है, 361 u² हो जाएगा बटे नीचे 400 हो जाएगा बराबर u² प्लस 2as हो जाएगा। इस u² को हम लाएंगे इधर लाएंगे, 361 u² बटे 400 माइनस u² बराबर क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 361 u² माइनस 400 u² बटे 400 बराबर कितना हो जाएगा, 2as हो जाएगा। 361 में से जाएगा 400 जाए कितना बचेगा, -39 u² बटे 400 बराबर क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा। पहला इक्वेशन जो है वो हमको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि गोली को रोकने के लिए कितने तख्तों की आवश्यकता पड़ेगी। हमें गोली को क्या कर देना है, रोक देना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर गोली को रोक दें तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पेज को आगे यहाँ बढ़ाते हैं और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर गोली को रोकते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बुलेट है और इसको रोकने के लिए जो है हमने बहुत सारे लकड़ी के जो हैं वो हमने यहाँ पर तख्ते लगा रखे हैं। तो यहाँ पर कितने तख्तों को लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो v² बराबर क्या होता है, u² प्लस
2as होता है। और हमने यहाँ पर मान लिया है कि हमें इस गोली को रोकने के लिए n तख्तों को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर n लिख दिया है। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2asn हो जाएगा। जबकि हमने n तख्तों को लगा के हमने गोली को रोक दिया, मतलब उसका प्रारंभ उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 माइनस u स्क्वायर बराबर 2asn हो जाएगा। ठीक है, और 2as का वैल्यू कितना दिया गया है, तो यहां आपको देखने को मिल रहा है माइनस 39 u स्क्वायर बटे 400 गुणे n, और यहां दिया गया है माइनस u स्क्वायर। ठीक है, माइनस u स्क्वायर से माइनस u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा सीधे 400 बराबर 39 n, और n बराबर क्या हो जाएगा 400 बटे 39, जो कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10.25। इसको जो है वो हमने यहाँ पर 11 लिख दिया है। मतलब हमें 11 तख्तों की हमें आवश्यकता पड़ेगी अगर हमें गोली को रोकना है तो। ठीक है, अगर हमें गोली को रोकना है तो इसके लिए जो है हमें 11 तख्तों की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो है वो आपका n लिखा गया, n जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी जो है वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। चलिए, इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो एक लिफ्ट में एक लोलक दोलन कर रहा है, इसका आवर्तकाल अधिकतम होगा। ठीक है, तो देखिए अगर कोई लिफ्ट है, अगर कोई लिफ्ट है, जैसे कि यहाँ पे हमारा लिफ्ट है और इसके अंदर जो है एक लोलक लगा हुआ है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बटे G। ठीक है, अब देखिए अगर ये आपका लोलक किसी लिफ्ट के अंदर दोलन कर रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे G इफेक्टिव, यानी कि टोटल नेट जो है वो यहाँ पर कितना त्वरण इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, तो देखिए अगर लिफ्ट नियत चाल से ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रही है तो उसका त्वरण क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर चाल नियत है तो त्वरण क्या होता है, 0 होता है। इस केस में क्या होता है, a का वैल्यू 0 होता है, मतलब जो आपके पास g का वैल्यू होगा ये भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सही नहीं होगा। ठीक है, नियत चाल में जो है ये आपका सही नहीं होगा। चलिए, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बच रहा है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए बच रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, अगर ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो इस जो यहाँ पर जी लिखा गया है इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, यानी कि नेट जी कितना लगेगा। तो अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ ए त्वरण से जा रही है तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ए। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे माइनस। ठीक है, और अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो जो आपके यहाँ पर जी का वैल्यू है वो होगा माइनस में होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है माइनस जी। कहने का मतलब ये कि हमें जी इफेक्टिव जो है हमको मिल जाएगा ए प्लस जी। ठीक है, तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो हमें यहाँ पर जी इफेक्टिव मिल जाएगा ए प्लस जी। अगर ये लिफ्ट जो है वो यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ ए त्वरण से आ रही है, अगर ये लिफ्ट ऊपर से जो है वो यहाँ पर नीचे आ रही है, ठीक है, ए त्वरण से आ रही है, तो जी इफेक्टिव क्या होगा, जी इफेक्टिव क्या होगा इसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो ये जो है वो आपका हो जाएगा जी माइनस ए। ठीक है, जी माइनस ए जो है ये होगा अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे जा रही है तो ये जो आपका होगा a प्लस जी होगा। ठीक है, तो अगर हमें t को बढ़ाना है, अगर हमें आवर्तकाल को बढ़ाना है तो जो नीचे g लिखा गया है इससे हमें कम करना पड़ेगा, और ये कम तभी होगा जब लिफ्ट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरण करेगी तभी इसका आवर्तकाल अधिक होगा। ठीक है, चलिए यदि हम किसी पिंड को विराम अवस्था से h ऊंचाई तक उठाते हैं और पिंड स्थितिक साम्य अवस्था में है। अब देखिए स्थितिक साम्य अवस्था कहने का मतलब यह है कि उसके ऊपर कोई भी जो है एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है,
उसके ऊपर कोई भी जो है यहाँ पे अलग से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो किया गया शुद्ध कार्य होगा। कहने का मतलब ये कि हमारे पास कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, पिंड था, जो कि यहाँ पे रखा गया है, इसका द्रव्यमान है m, ठीक है, इसका द्रव्यमान m है, और नीचे की तरफ इसके ऊपर कौन सा बल लगेगा, mg बल लगेगा, और हम इसको h ऊंचाई तक उठाते हैं, हम इसको जो है h ऊंचाई तक हम इसको उठाते हैं, तो लगने वाला बल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो यहां दिया गया कि इसमें इसका यहाँ पे कार्य क्या होगा, सॉरी इसमें जो है आपके पर कार्य क्या होगा। तो देखिए कार्य का फार्मूला क्या होता है, W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा होता है। W F क्या है, F है आपका बल, D क्या है, D है आपका विस्थापन, और cos थीटा है F और D के बीच का एंगल। ठीक है, F और D के बीच का जो है वो आपका थीटा यहाँ पे कोण है। तो देखिए अगर कोई वस्तु इस तरह रखी गई है, अगर कोई वस्तु इस तरह रखी गई है और हम इस पे फोर्स F लगा के हम इसका विस्थापन करा देते हैं D, तो देखिए इसका विस्थापन जो है वो यहाँ पर इसी साइड में हुआ है, हमने जिस डायरेक्शन में हमने यहाँ पर बल लगाया था उसी डायरेक्शन में हमने इसका विस्थापन भी कराया है। तो यहाँ पे किया गया जो आपका कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा एफ डी कॉस 0 डिग्री। ठीक है, एफ डी कॉस आपका यहाँ पर कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमको यहाँ पर डब्ल्यू बराबर क्या मिल जाएगा, एफ इंटू डी मिल जाएगा, जो कि हमारा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ क्या है कि जो आपका पिंड है हम इसको ऊपर की तरफ ले गए हैं। ठीक है, हम जो है हमने इसका एच विस्थापन कराया है ऊपर तक, और इसका जो यहाँ पर लगने वाला बल है वो आपका क्या है, नीचे की तरफ जो है वो यहाँ पर mg बल लग रहा है। तो विस्थापन हो रहा है ऊपर की तरफ, बल लग रहा है नीचे की तरफ, मतलब इनके बीच का यहाँ पर एंगल हमको दिख रहा है वो हमको 180 डिग्री देखने को मिल रहा है। तो इस केस में W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एच कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एफ एच कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, -1 होती है। कहने का मतलब यह है कि हमें W बराबर -FH देखने को मिलेगा। मतलब जो यहाँ पर किया गया जो आपके यहाँ पर कार्य है वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु का कोणीय संवेग स्थिर रह रहा है, अगर एंगुलर मोमेंटम जो है अगर यहाँ पर स्थिर है, तो एंगुलर मोमेंटम स्थिर तभी होगा जब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगाया जाएगा। हमारे पास फार्मूला होता है L बराबर I ओमेगा, और अगर कोणीय संवेग स्थिर है तो उस केस में I1 ओमेगा 1 बराबर क्या होता है, I2 ओमेगा 2 होता है। ये भी फार्मूला आप यहाँ पे याद कर लेंगे। और I बराबर क्या होता है, mr² होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले जो हैं आपको याद होने चाहिए। चलिए, तो यदि किसी गतिशील वस्तु का कोणीय संवेग स्थिर है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया गया है, शुद्ध बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगाया गया है या फिर लगाया जाता है। ठीक है, चलिए, ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है T बराबर F/L। ठीक है, T बराबर क्या होता है, F/L होता है। और अगर आप तापमान को बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव जो है वो हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे तापमान को बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव जो है वो क्या होता है, कम होता है। ये थ्योरी का हमारा कॉन्सेप्ट है, आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। और देखिए इसका यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा SI मात्रक जो है वो आपका हो जाएगा, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। नीचे है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और इसका CGS मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका CGS मात्रक हो जाएगा डाइन बटे सेंटीमीटर। ठीक है, इसका CGS मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कमरे के तापमान पर किस गैस के अणु का वर्ग माध्य मूलचाल
वेग सबसे अधिकतम होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, VRMS बराबर √3RT/m होता है। m क्या है, m है आपका अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट जो है जिसका सबसे कम होगा, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा उसका जो है वर्ग माध्य मूल जो है, चाल जो है वो सबसे अधिक रहेगा। ठीक है, तो कमरे के तापमान पर किस गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग अधिकतम पाया जाता है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H2 होता है, इसका कितना हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है, O2, 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। CO2, तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 × 2 कितना हो जाएगा, 12, 16 दूनी 32, 2 2 4 3 1 4, ठीक है, 44। तो देखिए हाइड्रोजन का है 2 है, उसके बाद ऑक्सीजन का 32 है, और आपका ऑक्सीजन कितना है, आपका 44 है। ठीक है, तो कमरे के तापमान पर किस गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग अधिकतम पाया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पर VRMS है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √1/, ठीक है, ये जो है आपका है, ठीक है, VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। ठीक है, तो m की वैल्यू जितनी कम होगी VRMS उतना अधिक होगा। तो हमें यहाँ पर m की वैल्यू जो है सबसे कम हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है हाइड्रोजन की, तो इसका जो है इसका वर्ग माध्य मूल वेग जो है वो अधिकतम होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमको यहाँ पर याद रखना है। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस गैस के, तो यहाँ पर लिखा गया कि किसी गैस के रुद्धोष्म प्रसार में दाब और आयतन का गुणनफल PV की पावर गामा बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर अव्यवस्थित रूप से परिवर्तन होता है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, किसी गैस के रुद्धोष्म प्रसार में, ठीक है, प्रसार का मतलब क्या होता है, प्रसार का मतलब होता है एक्सपेंशन, कोई चीज जो है वो फैल रही है, और यहाँ पे लिखा गया रुद्धोष्म, रुद्धोष्म को जो है हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम सिस्टम को ना कोई एनर्जी देते हैं ना उससे कोई एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा 3-4 चीजों को हमको याद रखना पड़ेगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या है, इसके अंदर हम कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं, थीटा की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमें यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के कुछ नियम जो है वो हमें यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। पहला इक्वेशन होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर क्या होता है, Q - W होता है। Q क्या है, Q है आपका यहाँ पर दिया गया ऊर्जा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो है, ठीक है, रुद्धोष्म में जो आपके यहाँ पर प्रक्रिया होती है इसके अंदर हम ना ऊर्जा बाहर निकलती है और ना ही जो है वो यहाँ पर ऊर्जा अंदर जाती है। मतलब Q का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 0, मतलब डेल्टा U बराबर जो है वो हमें मिल चुका है -W। ठीक है, इस चीज को जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे रुद्धोष्म, ठीक है, यहाँ पे आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इतना जो है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। अब इसके बाद क्या है कि अगर हम यहाँ पे बात करें कार्य की, ठीक है, तो W बराबर क्या होता है, P डेल्टा V होता है। डेल्टा V क्या, डेल्टा V है आपका आयतन में परिवर्तन, P V2 - V1। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो आपके यहाँ पर गैस है इसका प्रसार हो रहा है। ठीक है, इसमें गैस का प्रसार हो रहा है, मतलब गैस जो है वो यहाँ पर फैल रही है, तो उसका अंतिम आयतन हमेशा अधिक होगा उसके प्रारंभिक आयतन से। कहने का मतलब ये कि W का जो यहाँ पर वैल्यू आएगा, ठीक है, W का वैल्यू जो है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं, ये आपका P है, ये आपका V है, तो यहाँ पे जो है गैस का प्रसार हो रहा है, जो आपके यहाँ पर गैस है वो यहाँ पर फैल रही है। ठीक है, यहाँ पे गैस का प्रसार हो रहा है। स्टार्टिंग में जो है आपकी गैस इस वाले पॉइंट पे थी, स्टार्टिंग में जो है आपकी गैस जो है वो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे थी V1, और ये जो है अंत में जो है वो यहाँ पर V2 पे आ चुकी है। मतलब जो है वो यहाँ पर गैस का प्रसार हो रहा है, उसका आयतन जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, मतलब हमको जो है हमको यहाँ पर W हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हमें W यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पे W आपका रहेगा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो है आपका इंटरनल एनर्जी जो है वो आपका रहेगा नेगेटिव रहेगा। इंटरनल एनर्जी जो है आंतरिक ऊर्जा जो है वो आपकी रहेगी नेगेटिव। ठीक है,
और आंतरिक ऊर्जा आपकी नेगेटिव तभी रहेगी जब आपका U2 जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डेल्टा U का क्या मतलब है, यहाँ पे डेल्टा U का मतलब है U2 माइनस U1, और डेल्टा U का वैल्यू हमें नेगेटिव तभी देखने को मिलेगा जब U2 आपका छोटा होगा U1 से, U2 आपका छोटा होगा U1 से, और जो आपके यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा होती है वो यहाँ पर तापमान पर निर्भर करती है, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है, मतलब इसका मतलब है कि जो आपका T2 होगा उसका तापमान कम होगा T1 से, ठीक है। जो आपका यहाँ पर T2 है उसका तापमान कम होगा T1 से, ठीक है। तो देखिए हमारे पास आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, हमारे पास आदर्श गैस समीकरण होती है PV बराबर nRT होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका यहाँ पर PV जो है वो आपके यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T पे, ठीक है। तो PV की वैल्यू जो है वो आपके यहाँ पर T के ऊपर निर्भर है। अगर T की वैल्यू बढ़ेगी तो PV की जो यहाँ पर वैल्यू है वो यहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपका यहाँ पर T2 है उसका तापमान कम है, इसका मतलब जो है यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे कम हो रहा है, और टेम्परेचर अगर यहाँ पर कम हो रहा है, अगर टेम्परेचर घट रहा है, मतलब पीवी का जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, घटेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा घटता है, ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा सा ये जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा सा जो है ये आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। चलिए, यदि लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा, ठीक है, लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसे परिवर्तित होगा, तो प्रतिबिंब की चमक जो है वो कम पड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो इसकी आवर्धन क्षमता कम हो जाती है, बढ़ती है, परिवर्तित होती है, या फिर बढ़ या घट सकती है। ये जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके लिए जो है हमें एक फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता, तो इसका फार्मूला होता है m बराबर माइनस V0 बटे U0 ब्रैकेट में D बटे UE। ये जो है हमारा यहाँ पर फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूले में हमें क्या देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो आपका यहाँ पर UE है, ये जो है आपकी जो आपका यहाँ पर यौगिक सूक्ष्मदर्शी है उसकी लंबाई को ये डिसाइड करता है, ठीक है। जो आपका यहाँ पर UE है ये जो है आपके यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई को डिसाइड करता है। मतलब अगर आप यहाँ पर UE को बढ़ाएंगे तो आपके सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर UE है ये आपके सूक्ष्मदर्शी की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए अगर हमें इसकी आवर्धन क्षमता, अब देखिए जब यौगिक के सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाएंगे तो इसकी आवर्धन क्षमता जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि जो आपका यहाँ पर m है वो आपका यहाँ पर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/UE के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर UE को बढ़ाएंगे तो इसकी आवर्धन क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। R1 और R2 त्रिज्या के दो सुचालक गोले समान विभव पर हैं, उनके आवेशों का अनुपात क्या होगा। तो हमारे पास दो यहाँ पर गोले हैं, हमारे पास जो है यहाँ पर दो गोले हैं, इसको हमें मिटाना होगा, हमें यहाँ पर गोला बनाना है। तो हमारे पास जो है दो गोले हैं और ये समान विभव पे है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे समान विभव पे, कहने का मतलब ये है कि V1 बराबर क्या है, V2 है, और विभव का फार्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R होता है। ये जो है हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। तो V1 बराबर V2 मतलब क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बटे R2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, Q1 बटे R1 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बटे R2 हो जाएगा। और यहाँ पूछा है कि आवेश का अनुपात क्या होगा, ठीक है। मतलब Q1 बटे Q2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बटे R2 हो जाएगा। ये जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो Q1 बटे Q2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बटे R2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर
होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समविभव का सतह का गुण नहीं है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब कोई ऐसा पृष्ठ जिसपे कि हर जगह जो है वो पोटेंशियल समान हो, तो ये एक दूसरे को कभी पार नहीं करते, बिल्कुल सही है। ये जो है जो वे एक दूसरे को पार नहीं करते, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वे एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए केंद्रित गोले हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल जो है यहाँ पे हम यहाँ पर चारों तरफ हम यहाँ पे निकालते हैं, और ये जो है हमेशा अगर जैसे यहाँ पे कोई आपके यहाँ पर समविभव पृष्ठ है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इनके बीच का जो है वहाँ पर 90 डिग्री एंगल होता है, और इस पर आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य शून्य है। तो देखिए मैंने आपको फार्मूला बता रखा है कि W बराबर क्या होता है, Q डेल्टा V होता है, Q V2 माइनस V1। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सम विभव है, ठीक है, समान पोटेंशियल है, तो V1 बराबर V2 बराबर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, मतलब किया गया जो यहाँ पर कार्य है वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वहाँ पर ए भी सही है सम विभव पृष्ठ के संदर्भ में, लेकिन ये काल्पनिक होते हैं। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर सम विभव जो है, ठीक है, सम विभव का जो यहाँ पर सतह होता है इसके ऊपर जो भी आपके यहाँ पर लाइनें होती हैं ये आपकी काल्पनिक होती हैं। इसकी वजह से जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वे काल्पनिक नहीं है लेकिन ये काल्पनिक होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले दो स्वतंत्र तार समांतर। ठीक है, तो हमारे पास दो तार हैं, ये इसको हमने यहाँ पर कर रखा है, यहाँ पर दो केस होता है। ठीक है, पहला केस है कि दोनों में जो है यहाँ पे, ठीक है, दोनों में जो है वो यहाँ पर दोनों में एक समान धारा जो है वो आपके यहाँ पर बह रही है। ठीक है, दोनों जो है इनमें एक ही दिशा में जो है वो यहाँ पर धारा बह रही है, पहला है इनके अंदर एक ही दिशा में जो है वो यहाँ पर धारा फ्लो कर रही है। ठीक है, करंट I1 है, करंट I2 है, और एक केस है इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, I1 इसमें फ्लो कर रहा है और इसमें जो है आपका I2 फ्लो कर रहा है। तो इनका फार्मूला क्या होता है, इनका फार्मूला होता है F/L बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई I1 I2 बटे R स्क्वायर होता है। R क्या है, इनके बीच का दूरी है। ठीक है, यहाँ पे रहेगा R रहेगा, बस यहाँ पे आपका R रहेगा। तो ये जो है आपका फार्मूला होता है F/L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बटे R। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों तार एक ही दिशा में अगर करंट फ्लो हो रही है तो इनके बीच में आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और अगर इनके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण इसमें होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया कि यहाँ पे विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले दो स्वतंत्र समांतर तार में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की सुग्राह्यता 400 है, चुंबकीय पदार्थ का वर्ग क्या है, इसको जो है वो हम यहाँ पर काई से लिखते हैं। तो देखिए इस केस में क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी पदार्थ है जो कि आपका क्या है, जो कि आपका, ठीक है, हम इसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, डाई मैग्नेटिक से स्टार्ट करेंगे, डाई मैग्नेटिक, उसके बाद पैरामैग्नेटिक, और उसके बाद फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो अगर कोई चीज जो है यहाँ पे डाई मैग्नेटिक है, ठीक है, तो इसके लिए जो है इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होगी। उसके बाद पैरामैग्नेटिक में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और छोटी होती है, और फेरोमैग्नेटिक जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है और बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर काई की वैल्यू हमको यहाँ पर 400 देखने को मिली, मतलब जो है ये आपका क्या होगा, ये आपका लौह चुंबकीय होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि इसका जो आपका, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दी गई है 400 जो कि पॉजिटिव में है और बहुत बड़ी ये वैल्यू, इसकी वजह से जो है आपका लौह चुंबकीय होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि डायनोमो की कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, विकसित प्रेरित विद्युत वाहक बल बदलता है और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी बदलती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए क्या है कि हमारे पास विद्युत वाहक बल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और जो आपके यहाँ पर फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसका फार्मूला होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो देखिए जो आपके यहाँ पर थीटा होता है, थीटा को जो है वो हम यहाँ पर ओमेगा टी लिखते हैं। ठीक है, थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू टी होता है। तो हम यहाँ पर फाई बराबर लिख देंगे बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूले हैं, पहला है ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और फाई बराबर है बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी है और यहाँ पे आपका कॉस ओमेगा टी है। तो देखिए जो आपके यहाँ पर ई है, अगर इसमें हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू जो है, ठीक है, साइन ओमेगा टी इसमें आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यू लें कितना, हम इसका वैल्यू लें यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर लिया है 90 डिग्री, तो हमें ई मैक्सिमम जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं जो हमारा यहाँ पर फाई है, अगर इसके अंदर हम कॉस ओमेगा टी के बारे में बात करें और अगर हम यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू लें 90 डिग्री, ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे हमको फाई मिनिमम मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर बल रेखाओं की संख्या अधिकतम होगी तो विद्युत वाहक बल 0 होगा, और अगर विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा तो बल रेखाओं की संख्या जो है वो 0 होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत दी, ठीक है, विद्युत विभव, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है ई बराबर माइनस डीवी बटे डी आर। ठीक है, तो दूरी जैसे जैसे बढ़ती है विद्युत विभव वैसे वैसे घटता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव जो है वो आपका कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज है और इसके वजह से जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकला हुआ है, तो देखिए हम इस चार्ज के पास जैसे जैसे जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे घटता चला जाएगा, क्योंकि जो है इसके सामने माइनस जो है वो यहाँ पर साइन लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव के बीच का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके लिए जो है हमें एक इक्वेशन हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, जो कि है हमारा आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण जो है वो हमें पता होना चाहिए, तभी जो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर पाएंगे। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है, तो देखिए ये होता है आपका अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के बराबर एच न्यू माइनस फाई। फाई क्या है, फाई है आपका कार्यफलन, हम यहाँ पर लिख देते हैं ई के हो गया, एच न्यू हो गया आपतित प्रकाश की ऊर्जा, आपतित प्रकाश की ऊर्जा, फाई है आपका कार्यफलन, वर्क फंक्शन इसको बोला जाता है, कार्यफलन है। ई है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, अधिकतम गतिज ऊर्जा है ये, अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव के बीच का ग्राफ क्या होगा, तो देखिए निरोधी विभव जो है वो हम यहाँ पर Vs से लिखते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, E के बराबर क्या होता है, E Vs होता है। तो हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण है, पहला ये है, ठीक है, पहला दूसरा हमारे पास जो है हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन हो गया है। चलिए अब जो है हम इसको यहाँ पर इक्वल कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस फाई बराबर ई वी एस हो जाएगा। ये जो है हमें यहाँ पर समीकरण देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से वी एस बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, वी एस बराबर जो है वो आपका हो जाएगा, वी एस बराबर जो है वो आपका हो जाएगा एच ई फाई माइनस ये आपका पास फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा वी एस बराबर एच बटे ई न्यू माइनस फाइव जो है हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगा अगर हमने दोनों समीकरणों को यहाँ पे बराबर कर दिया है तो, ठीक है। अब देखिए एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या है कि इसका ग्राफ कैसे होगा। तो हमारे पास समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, और इसका जो हमें यहाँ पर इक्वेशन देखने को मिलता है वो हमको देखने को मिलता है कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये जो है हमें सरल रेखा हमको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो हमें सरल रेखा जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आइंस्टाइन का जो है वो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक का ये समीकरण आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, और ये भी समीकरण जो है वो आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। तो सारे जो यहाँ पर जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग अधिकांश क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए भाई आपको कुछ और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ों को जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके ग्राफ से संबंधित जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपका y बराबर x होता है तो जो उसका ग्राफ है वो आपको इस तरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है इक्वेशन में तो आपको जो ग्राफ है वो आपको इस तरह देखने को मिलेगा, इस तरह जो है वो आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। अगर y बराबर एक बटे एक्स है तो आपको जो ग्राफ है वो आपको इस तरह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अलग अलग जो है वो हम यहाँ पर ग्राफ देखने को मिलते हैं। अगर आपका यहाँ पर y बराबर जो है अगर वो दिया गया है x, एक सेकेंड हम इसको यहाँ पर दूसरा लिख लेंगे, हम जो है हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे f बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है तो जो आपका यहाँ पर ग्राफ है वो आपका यहाँ पर सर्कुलर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है, जो कि आपका आएगा एक सरल रेखा आएगा, ठीक है। सरल रेखा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए हम फटाफट से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यदि किसी प्रकाश संवेदनशील धातु पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ई के बराबर क्या है, एच न्यू माइनस फाइव। ई के बराबर क्या है, एच न्यू माइनस फाइव, या फिर यहाँ पे एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई के प्लस फाइव हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर पहला समीकरण है। सेकंड समीकरण में जो है कि हमने फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर दिया, मतलब ये आपका 2h बराबर क्या हो जाएगा, ई के प्लस फाइव हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आप यहाँ पर इसको भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2h बराबर ई के प्लस फाइव, हमने भाग कर दिया है, ठीक है। और ये नीचे हो जाएगा एच न्यू ई के प्लस फाइव, ठीक है। चलिए हम इसको यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 2 बराबर ई के प्लस फाइव, आपका यहाँ पर ई के 1 था, ई के 1 हमने यहाँ पे इसको माना हुआ है, ई के 1 ये आपका है, ई के 2 है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा ई के 2 प्लस फाइव बराबर ई के 1 प्लस फाइव। तो ये हो जाएगा 2 ई के 1 प्लस 2 फाइव बराबर ई के 2 प्लस फाइव। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ई के 2 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, तो ई के 2 बराबर जो है वो हमें मिल जाएगा, ई के 2 बराबर जो है वो हमको मिल जाएगा 2 ई के 1 प्लस 2 फाइव माइनस फाइव, मतलब 2 ई के 1 प्लस फाइव, ठीक है। तो ये हमें मिल चुका है ई के 2 बराबर 2 ई के 1 प्लस फाइव, मतलब जो हमें यहाँ पर अंतिम हमें यहाँ पर गतिज ऊर्जा मिलेगी वो जो है यहाँ पर 2 गुने से अधिक होगी, ठीक है। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है अपने प्रारंभिक मान के 2 गुने से अधिक हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर इक्वेशन में जो है हमें अंत में +5 भी हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है।
तो हमें अंत में जो है हमें यहाँ पर 2e(k1+5) देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुने से भी जो है वो हमें यहाँ पर अधिक ऊर्जा हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाभिकीय बल क्या है? विशुद्ध रूप से एक स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R²। और यहाँ पूछा गया नाभिकीय बल। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर नाभिकीय बल होता है वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर लगता है, केंद्र के अंतर्गत लगता है। और इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज प्लस होता है और जो आपके पास न्यूट्रॉन है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और यहाँ पर आपका स्थिर विद्युत बल तभी लगेगा जब यहाँ पर दोनों पे चार्ज होगा, Q1 Q2 पे चार्ज होगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये भी आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक ये फोर्स ही नहीं है। तो ये आपका जो F है वह, ठीक है, ये आपका जो है ये यहाँ पे 1/, ये आपका 1/1 जो है वो यहाँ पर R² के प्रोपोर्शनल होगा नहीं। तो ये आपका सेकंड भी गलत है। गुरुत्वीय क्षेत्र के सामर्थ्य के बराबर, तो देखिए जो आपके यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र के सामर्थ्य के बराबर जो है ये आपका उससे बहुत अधिक शक्तिशाली बल होता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है, जो कि इस क्वेश्चन का सही है कि आपका कम दूरी का बल है। ठीक है, तो प्रोटॉन और जो आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं ये बहुत ही पास पास में होते हैं, इसकी वजह से जो है ये आपका कम दूरी का बल है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, पीएन संधि डायोड पर अवक्षय परत किसके कारण बनती है? तो ये आपका बनता है आवेश वाहकों के विसरण से, डिफ्यूजन से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पीएन संधि डायोड है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका नेगेटिव वाला टर्मिनल है। तो देखिए जो आपके यहाँ पर एन वाला टर्मिनल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है। जो आपके यहाँ पर पी वाला हिस्सा है इसके अंदर होल्स की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, और इनका जो है वो यहाँ पर विसरण होता है, मतलब जो है यहाँ से इस साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इस वाले हिस्से में जो है वो आपके यहाँ पर, ठीक है, जो आपके यहाँ पर होल्स हैं वो आते हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, जो कि फिर से इन आयनों को जो है यहाँ पर अपोजिट साइड में जाने से रोकता है, जिसको कि हम अवक्षय परत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है संधारित्र की प्लेटों के बीच नगण्य मोटाई की एल्युमिनियम पन्नी की एक शीट डाली जाती है, संधारित्र की धारिता क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी? ठीक है, उसके बाद अनंत हो जाएगी या फिर एक समान रहेगी? तो हमारे पास फार्मूला होता है C बराबर क्या होता है, A एप्सिलॉन D माइनस T प्लस T/Q होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो आपके यहाँ पर एल्युमिनियम है ये आपका क्या होता है, धातु होता है। ठीक है, मेटल होता है और इसके लिए जो है K की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। तो C बराबर हमको देखने को मिल जाएगा A एप्सिलॉन D माइनस T मिल जाएगा, प्लस T की जगह जो है वो हम यहाँ पर रख देंगे, अनंत रख देंगे, तो हमको मिल जाएगा A एप्सिलॉन D माइनस T, हमें बस हमको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि एल्युमिनियम पन्नी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर नगण्य मोटाई की है, तो हम यहाँ पर T का वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर रख देंगे 0, तो हमको C बराबर मिल जाएगा A एप्सिलॉन बटे D। कहने का मतलब यह है कि इसके संधारित्र की धारिता पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो जो है आपका सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये 2500 क्वेश्चन जो है वो बीटी यूपी 2022 यूपी जेई कप ग्रुप E2 एग्जाम में जो है वो पूछे गए थे, और मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी और क्लास में। जय हिंद।